हमने मेरे पिछले लेक्चर में मैंने सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन बता दिया था। मैं यह बता चुका था कि किस तरह से कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है, किस तरह से कोई एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व होता है और किस तरह से कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है। यह सारी बात मैं बता चुका था। अब हमें इन्हीं लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मगर इन लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ने समझने से पहले वुड लाइक टू लर्न द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। इनफैक्ट किसी भी सॉल्यूशन के बारे में जब हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि उस सॉल्यूशन में क्या क्या मौजूद है और कितना कितना है। What is the percentage contribution of different component in any liquid solution? Determining that contribution of any component in any solution is termed as concentration. Concentration, this word implies the amount of any component present in the mixture or the solution. We have got various methods of representing concentration of any solution. किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। हमें सभी मेथड्स को जानना जरूरी है, उनकी डेफिनेशन को समझना जरूरी है और न केवल डेफिनेशन जानना होगी बल्कि एक कंसंट्रेशन के मेथड को दूसरे मेथड में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। जनरली प्रॉब्लम देते समय कंसंट्रेशन किसी भी मेथड में दे दिया जाता है, फॉर्मूला अप्लाई करते समय कोई दूसरा मेथड में हमें अप्लाई करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में दिए गए कंसंट्रेशन को हमें डिजायर्ड कंसंट्रेशन के मेथड में कन्वर्ट करना पड़ता है। नाउ माय नेक्स्ट आर्टिकल इज मेथड्स of expressing concentration. Methods of expressing concentration of solution. The first method is mass percentage. The first method by which concentration of any solution may be denoted is mass percentage. It's quite obvious. Mass percentage of A is mass of A upon total mass into 100. Summation m is the total mass. Here we add mass of all the component or we take the mass of complete solution and mass of A upon total mass into 100. This is mass percentage of any solution. This mass percentage is independent of temperature. Temperature चाहे बढ़े चाहे घटे, किसी भी कंपोनेंट का मास कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मास परसेंटेज भी कभी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोर ओवर, इफ वी ऐड मास परसेंटेज ऑफ ऑल द कंपोनेंट, द सम टोटल वुड ऑलवेज बी 100। यदि हम सभी कंपोनेंट का मास परसेंटेज ऐड कर दें तो सम टोटल हमेशा इक्वल टू 100 होता है। Also, this mass percentage, this method is never used when any one of the component is a gas. यदि कोई सा भी एक कंपोनेंट गैस हो जाए तो मास परसेंटेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इट्स बिकॉज किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में यदि गैस मिली हुई है, गैस एडेड है, तो गैस का मास नेग्लिजिबल होता है। उस नेग्लिजिबल मास को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाना बहुत मुश्किल होता है।
इसलिए यदि लिक्विड सॉल्यूशन में गैस मिक्स्ड हो तो मास परसेंटेज का आप इस्तेमाल नहीं करते हो, बिकॉज इन दैट केस आप मास परसेंटेज को एक्यूरेटली कभी लिख ही नहीं पाओगे। द सेकेंड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज वॉल्यूम परसेंटेज। The second method of expressing concentration is volume percentage. Volume percentage of A is defined as volume of A upon total volume into 100. This is volume of A and summation V is the total volume of the solution into 100. This is the definition of volume percentage of any solution. First of all, volume percentage would depend on temperature. मास परसेंटेज टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता था, क्योंकि मास कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, मगर वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम जनरली बढ़ जाता है और टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम जनरली कम हो जाता है। सिंस वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सिंस वॉल्यूम वेरीज विद टेम्परेचर, हिंस वॉल्यूम परसेंटेज इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ऑफ कोर्स यह बात समझ में आती है कि यदि किसी फिनोमेना के दौरान टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है तो ऐसे फिनोमेना के दौरान ऐसी कंडीशन में हम वॉल्यूम परसेंटेज का कभी इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, क्योंकि यह कोई फिक्स या निश्चित परसेंटेज या निश्चित वैल्यू नहीं होगी। यह वैल्यू अलग अलग कंडीशन पर वेरी करेगी, इसलिए ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम परसेंटेज का इस्तेमाल करा ही नहीं जाएगा। मोरओवर, इफ वी एड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ऑल द कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज यदि हम ऐड करें, द सम टोटल मे नॉट बी इक्वल टू 100। जैसे मास परसेंटेज के लिए हमने कहा था कि सभी कंपोनेंट का यदि मास परसेंटेज ऐड कर दें तो सम टोटल हमेशा 100 के बराबर होएगा, मगर वॉल्यूम परसेंटेज के साथ ऐसा नहीं है। सभी कंपोनेंट के वॉल्यूम परसेंटेज आप यदि ऐड करते हो तो उसका टोटल 100 होना कोई जरूरी नहीं है। इसकी वजह, जैसे हम लिम्का की बोतल लेते, 300 ml लिम्का की बोतल में देयर मे बी 3 liters ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज मिक्स्ड इन इट। 300 ml लिम्का में 3 लीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एडेड हो सकती है। तो 3 liters ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 300 ml ऑफ वाटर मेक्स 300 ml ऑफ लिम्का और 300 ml ऑफ सोडा। तो ऐसी कंडीशन में सभी कंपोनेंट का जब आपने वॉल्यूम ऐड करा तो सम टोटल वो एडिटिव होता ही नहीं। मोर ओवर, दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज नेवर यूज्ड व्हेन एनी वन ऑफ द कंपोनेंट इज अ सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन में यदि कोई सॉलिड कंपोनेंट है, लिक्विड सॉल्यूशन में यदि कोई सॉलिड कंपोनेंट है तो ऐसी कंडीशन में हम वॉल्यूम परसेंटेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट्स बिकॉज डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। सॉलिड पोरस होते हैं, उसकी पोरोसिटी की वजह से हम एग्जैक्ट वॉल्यूम उसका कभी कमेंट कर नहीं पाते। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड और लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। अब the another method of expressing concentration is volume percentage in weight by volume. Volume percentage in weight by volume. This method is frequently employed in pharmaceutical industries। यदि आप कोई सी भी सिरप, कोई सी भी मेडिसिन की बोतल लेंगे और उसमें उसके कंटेंट को रीड करेंगे
तो वॉल्यूम परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम ही दिया हुआ होता है। इट्स डिफाइंड एज ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में जितने ग्राम्स सॉल्यूट के होंगे दैट इज टर्म्ड एज वॉल्यूम परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम। जैसे विटामिन सी का कोई सिरप है तो विटामिन सी के उस सिरप में कंटेंट जो लिखा हुआ होता है उसमें कंटेंट इसी तरह से दिया हुआ होता है। ईच 5 ml ऑफ दिस सिरप कंटेन 5 milligram of vitamin C और 5 milligram of ascorbic acid। इसी तरीके से दिया हुआ होता है। कोई सा भी मेडिसिन यदि आप सिरप यदि आप लोगे तो वहां पर इसी तरीके से दिया हुआ होता है। दे यूज टू स्पेसिफाई द ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन द ml ऑफ सोल्यूशन। वंस अगेन दिस मेथड इज अ वर्सेटाइल मेथड। It's used with solid dissolved in any solution, liquid dissolved in any solution, and it's commonly used, frequently used. The fourth method of expressing concentration is mole fraction. We denote it by X. It's defined as mole fraction of A is defined as moles of A upon total moles. This is the definition of mole fraction. One of the most frequently used method in this chapter. इस चैप्टर में शायद मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। इसका सबसे अधिक इस्तेमाल होने की वजह है, first of all, mole fraction is a generalized method. It can be used with any type of solute or solvent. किसी भी तरह का solute हो, किसी भी तरह का solvent हो. Solute may be solid, liquid or gas. Solvent may be solid, liquid or gas. किसी भी तरह के solute और solvent में mole fraction का इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मोल्स से इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं। मोल्स ऑफ ए हम कैसे लिखते हैं? वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। मोल्स ऑफ ए इज डिफाइंड एज वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। वेट ऑफ ए भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। So mole fraction of A is independent of temperature. Mole fraction is independent of temperature. हम कहते हैं the value of mole fraction lies in the range of 0 to 1. किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू जो होगी वह 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वह 1 होगी। किसी कंपोनेंट का यदि मोल फ्रैक्शन 0 है, इसका मतलब वह कंपोनेंट वाकई में उस सॉल्यूशन में है ही नहीं। और यदि किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ वही कंपोनेंट है, उसके अलावा और कोई कंपोनेंट नहीं। मोल फ्रैक्शन जितना कम होता है वह कंपोनेंट उतना ही कम उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होता है वह कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में उतना ही ज्यादा प्रेजेंट। द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन सजेस्ट अस दैट टू व्हाट एक्सटेंट और टू कितना अधिक वह कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में मौजूद है। इधर एक और बात बता दें, इफ वी ऐड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, हम सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यदि ऐड कर दें, द सम टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है उन सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यदि ऐड कर दिया जाए तो टोटल हमेशा 1 के बराबर होगा। इन्हीं सब बातों की वजह से इस चैप्टर में
मोल फ्रैक्शन इस मेथड का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। पहली खास बात, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। दूसरी खास बात, इट कैन बी यूज्ड विथ एनी solute or solvent, it may be solid, liquid, gas, in any manner. तीसरी बात, its value is fixed between 0 and 1. 0 से 1 के बीच में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, कभी 0 से कम नहीं होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी 1 से ज्यादा नहीं होगी। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को देखकर इमीडिएटली दिमाग में एक अंदाजा लग जाता है कि इसका कंसंट्रेशन कैसा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है, सॉल्यूट ज्यादा है या कम है। मोल फ्रैक्शन कम मतलब सॉल्यूट कम, मोल फ्रैक्शन ज्यादा मतलब सॉल्यूट ज्यादा। The another method of expressing concentration is molarity. Once again, इस चैप्टर में मोलारिटी का इस्तेमाल कम है, मगर फिर भी केमिस्ट्री में हम मोलारिटी का इस्तेमाल काफी अधिक करते हैं। बाकी सभी चैप्टर्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में, बाकी सभी चैप्टर में मोलारिटी का इस्तेमाल काफी अधिक होता है। इट्स डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इट्स नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ solution. It's denoted by capital M. 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल्स होते हैं उसी को हम मोलारिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज मोलारिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन लिया जाए, उसमें जितने भी मोल्स सॉल्यूट के दिख रहे हैं उसे हम मोलारिटी कहेंगे, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। Then the another method of writing concentration is molality. Molality, इधर हम लिख रहे हैं molarity, R है इधर हम L कर देंगे। We denote it by small m, और लिखते भी हम small m से ही स्टार्ट करते हुए लिखते हैं। This is molality, this is molarity, this is molality. It's denoted by small m, and it's defined as number of moles per kg of solvent. 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया जाए, नंबर ऑफ मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया जाए, उस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स सॉल्यूट के होंगे, 1 किलोग्राम पानी लें, 1 किलोग्राम पानी में आप जितने मोल्स सॉल्यूट के डाल रहे हैं उसी को हम मोलालिटी कहते हैं। वंस अगेन अनदर फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड इन दिस चैप्टर। अब मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस देखें। मोलारिटी में चूंकि वॉल्यूम टर्म है, सिंस वॉल्यूम टर्म इज देयर, हेंस इट वुड डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम के बढ़ने से मोलारिटी बदल जाएगा। जबकि मोलालिटी, इसमें नंबर ऑफ मोल्स है और वेट ऑफ सॉल्वेंट। सिंस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, number of moles is also independent of temperature, hence molality is independent of temperature. Molarity temperature dependent है, molality temperature independent है। मैं आपको एक बात बता दूं, हम जिन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में हम उन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का एनालिसिस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एक अलग टेम्परेचर होएगा, फ्रीजिंग पॉइंट एक अलग टेम्परेचर होएगा। एक ही सॉल्यूशन को हम अलग अलग टेम्परेचर पर एनालिसिस करेंगे। तो हम ऐसा मेथड नहीं चाहेंगे जो टेम्परेचर के बदल जाने से बदल जाता, क्योंकि मोलारिटी
टेम्परेचर के बदल जाने से बदल जाएगी, इसलिए इस चैप्टर में मोलारिटी का इस्तेमाल नहीं करा जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर आप मोलारिटी कुछ और कहोगे, फ्रीजिंग पॉइंट पर आप मोलारिटी कुछ और कहोगे और पूरा प्रॉब्लम को उलझा दोगे। इसका सबसे बेहतर उपाय यह है कि हम मोलारिटी का कभी इस्तेमाल ही ना करें। इस चैप्टर में मोलारिटी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करा जाता, हम इस चैप्टर में मोलालिटी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर भी नंबर ऑफ मोल्स में कोई फर्क नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट पर भी नंबर ऑफ मोल्स में कोई फर्क नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट पर भी उतना ही, बॉइलिंग पॉइंट पर भी उतना, इसमें कोई फर्क नहीं आता है। इसलिए इस चैप्टर में मोलालिटी का इस्तेमाल भरपूर होता है, मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है और मोलालिटी का इस्तेमाल होता है। Another method of expressing the concentration is formality. मैं इधर एक बात बिल्कुल साफ बता दूं, फॉर्मेलिटी का इस्तेमाल कोई खास कहीं पर भी नहीं होता है। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी की मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये मेथड है इसलिए बताया जा रहा है। जिस तरह से मोलारिटी होता है इसी तरह से फॉर्मेलिटी डिफाइंड है। मोलारिटी किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड के लिए डिफाइंड है, जबकि फॉर्मेलिटी जैसे कोई डबल सॉल्ट हो या कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट हो, जैसे कॉपर सल्फेट, ब्लू वाइट्रॉल की बात करें तो ब्लू वाइट्रॉल होता है CuSO4 5H2, इसका जो टोटल वेट होगा उसको हम कहेंगे फॉर्मूला वेट। CuSO4 5H2O को हम फॉर्मूला ऑफ ब्लू वाइट्रॉल कहेंगे। जिस तरह से मोलारिटी डिफाइन करा है बिल्कुल इसी तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। नंबर ऑफ फॉर्मूला पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ फॉर्मूला पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ फॉर्मूला क्या होगा? वेट अपॉन फॉर्मूला वेट, वेट अपॉन फॉर्मूला वेट। बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर लोड मत लीजिए, क्योंकि इस मेथड का इस्तेमाल थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट एनी एग्जामिनेशन कहीं पर भी नहीं होता है। हम मोलारिटी का ही इस्तेमाल करते हैं बजाय फॉर्मेलिटी। एक और मेथड है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए, एंड दैट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। वन मिलियन इज 10 to the power 6, 1000 टाइम 1000 is 1 million, 10 to the power 6 is million। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 10 to the power 6 grams of solution, grams of solute per 10 to the power 6 grams of solution। It's grams of solute per 10 to the power 6 grams of solution। इस ppm का इस्तेमाल जनरली वहां पर होता है जहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होता है। यदि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट में है तो वहां पर पार्ट्स पर मिलियन इस्तेमाल करा जाता है। फॉर एग्जांपल, concentration of calcium ion in tap water or the concentration of magnesium ion in mineral water। किसी मिनरल वाटर में या टैप वाटर में कैल्शियम आयन, बेरियम आयन, मैग्नीशियम आयन ये काफी कम मात्रा में होते हैं। इनका कंसंट्रेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, मगर जो जितना भी कंसंट्रेशन होता है दैट इज रियली अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। कितना है ये जानना जरूरी है। ऐसी जगह पर हम ppm, पार्ट्स पर मिलियन, 40 ppm ऑफ कैल्शियम आयन। 40 ppm ऑफ कैल्शियम आयन का क्या मतलब हुआ? 40 grams of calcium ion in 10 to the power 6 grams of tap water। 40 ppm of calcium ion का मतलब होगा 40 grams of calcium ion in 10 to the power 6 grams of solution। इन मेथड्स के अलावा एक और मेथड है
किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए, एंड दैट इज नॉर्मेलिटी। द लास्ट मेथड of expressing concentration is normality. Denoted by capital N. Once again, normality का इस्तेमाल इस चैप्टर में बहुत कम होता है, नेग्लिजिबली होता है। कोई एक या दो सवाल ही आपको ऐसे मिलेंगे जिन सवाल में आपको नॉर्मेलिटी का इस्तेमाल दिखेगा। मैं अभी इस मेथड को बहुत एलाबोरेट में तो नहीं समझाऊंगा। नॉर्मेलिटी का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हो इन द चैप्टर रिडॉक्स, टाइट्रेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और रिडॉक्स टाइट्रेशन में, ये दोनों चैप्टर ही अभी हमें 12th स्टैंडर्ड में ही आगे पढ़ने हैं। वहां पर नॉर्मेलिटी का भरपूर इस्तेमाल होता है और वहीं पर इस मेथड को डिटेल में समझाया जाएगा। अभी क्योंकि नॉर्मेलिटी कोई छोटा मोटा मेथड नहीं है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें काफी सारी बातें समझनी होती हैं। और इस चैप्टर में यदि मैं नॉर्मेलिटी समझाने जाऊंगा तो व्यर्थ में चैप्टर की दिशा ही भटक जाऊंगा। मैं सिर्फ नाम लिख देता हूं और एक बेसिक डेफिनेशन लिख देता हूं, कहां से कैसे आई, किस तरह से आई, इसका क्या उपयोग है, इसकी चर्चा हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। रिडॉक्स, टाइट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे। सिर्फ लिख देता हूं, इट्स डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में जितने इक्विवेलेंट है, जैसे मोलारिटी में हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स, तो इधर हम लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। आगे डिनोमिनेटर में बिल्कुल वैसा ही, वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं, दैट इज टर्म्ड एज नॉर्मेलिटी। एक कन्वर्जन जरूर बता देता हूं जो इस चैप्टर में एक या दो प्रॉब्लम में एम्प्लॉय करना पड़ेगा। यदि नॉर्मेलिटी दिया हुआ हो तो हम मोलारिटी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, एंड दैट may be converted in this manner. We used to say normality upon some n factor would be always equal to molarity. Normality upon some n factor is always equal to molarity. यह n फैक्टर मोनो बेसिक एसिड्स के लिए 1 होगा, डाई बेसिक एसिड्स के लिए 2 होगा। मोनो बेसिक एसिड के लिए 1, डाई बेसिक एसिड के लिए 2। मोनोवैलेंट स्पीशीज के लिए 1, डाईवैलेंट स्पीशीज के लिए 2। मोनो एसिडिक बेस के लिए 1, डाई एसिडिक बेस के लिए 2। एन फैक्टर में हम यह देख लेते हैं कि वह मोनो है या डाई कंपाउंड है, और उस हिसाब से यदि कहीं नॉर्मेलिटी दी हुई हो तो मोलारिटी निकाल सकते हैं। ऑल्दो यह बहुत ज्यादा ऑपरेशन हमको इस चैप्टर में नहीं करना होगा। अभी हम जो सबसे ज्यादा ध्यान देंगे वह मोल फ्रैक्शन पर, मोलालिटी पर, और थोड़ा हम कन्वर्जन समझेंगे मोलारिटी में और वॉल्यूम परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम। इसके साथ में मास परसेंटेज इज क्वाइट ऑब्वियस। इन 5 मेथड्स की डेफिनेशन को बड़े ध्यान से देख लें, और इन्हीं में हम इंटर कन्वर्जन अब सबसे पहले सीखेंगे। एक तो मास परसेंटेज, एक वॉल्यूम परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम, एक मोलारिटी, एक मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। इन 5 मेथड्स को हम डिटेल में अभी देखेंगे और इनमें इंटर कन्वर्जन सीखेंगे।
इसी समय में 3-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा और उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से इन मेथड्स को भी समझाऊंगा और इनमें इंटर कन्वर्जन भी समझाऊंगा। यह सारी बातें आप नोट डाउन कर लीजिए।